17 को, आज डेट है हाँ 16, सॉरी आज 16 की डेट है। 16 को मैंने क्या किया, डेटा कलेक्शन शुरू की, सुबह 10 बजे कलेक्शन की, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, ठीक है ना। आज ही दिन मैंने कलेक्शन की। अब ये जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं टाइमिंग के, उसको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन डेट वही रहती है। फॉर एग्जांपल आज की डेट, तो नॉर्मली सर्वे डेटा आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, जो माइनर डिफरेंसेस ऑफ टाइम होता है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है, डेटा सेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, ठीक है, एंड कंट्री करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये 61 कंट्रीज का डेटा है, बीच में से जो कंट्रीज है वो नहीं दी गई है, ठीक है। उनकी उनका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा है, ठीक है। एक है जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंजम्पशन, और इसके अलावा 60 जो 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 लोग हैं जो हाई स्कूल तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, उनकी परसेंटेज, ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है, कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम से 61 कंट्रीज का मुख्तलिफ वेरिएबल्स का डेटा, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा है हमारे पास टाइम सीरीज डेटा। सर फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल इंक्रीज होती है आफ्टर 2 मंथ, फिर 2 मंथ के बाद दोबारा से इंक्रीज होती है, ठीक है, फिर दोबारा से इंक्रीज होती है। तो वो जो डाटा हम लोग लेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा? वो अगर मतलब आप मंथ। देखिए, अगर टाइम वाइज चेंज हो रहा है और एक ही एंटिटी का है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इन्फ्लेशन, ठीक है, आप इसको स्टडी कर रहे हैं, हाँ, फॉर एग्जांपल ये महीना है जुलाई का, ठीक है, जुलाई को जो इन्फ्लेशन थी, फिर आपने दूसरा डेटा लिया अगस्त सितंबर को जो डेटा था, ठीक है, फिर आपने तीसरा डेटा लिया, ठीक है, अक्टूबर नवंबर का डेटा, ठीक है, एक ही पाकिस्तान का डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 6% इन्फ्लेशन था, ये 7% था, ठीक है, 8% था। गो के क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्रॉस सेक्शन रिमेन द सेम पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है आपके साथ, टाइम चेंज हो रहा है। आपकी टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 मंथ्स, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज टाइम सीरीज डेटा रिलेटेड टू ए वेरिएबल इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, ठीक है, 2 मंथ्स के गैप से, ठीक है। सो यू आर बेसिकली स्टडीइंग द टाइम सीरीज डेटा अबाउट इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज नॉट अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। हाँ, इस तरह होता कि आप इसमें टाइम न लगाते, ठीक है ना। आपने कहा पाकिस्तान का डेटा, जुलाई में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, और इसी तरह जुलाई में बांग्लादेश की इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, जुलाई में भूटान की इन्फ्लेशन क्या है, जुलाई में अफगानिस्तान की इन्फ्लेशन क्या है, देन दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इस तरह कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये जुलाई का था, आप इन्हीं 4 कंट्रीज का फिर आप क्या कर लेते हैं, सितंबर का भी डेटा लेते हैं। अगेन दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम चेंज हो गया, ठीक है, जुलाई से सितंबर पे चला गया। अगर इन्हीं का डेटा जुलाई ही में कंसिडर कर रहे हैं, देन वी से दिस इज क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। लेकिन इस केस में जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इन्फ्लेशन पाकिस्तान का और हर 2 महीने बाद, ठीक है, अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एक तो डेटा चेंज हो रहा है टाइम वाइज, क्रॉस सेक्शन वाइज सेम है, पाकिस्तान का डेटा, किस चीज़ का, इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है, और हर 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने का गैप आ गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका टाइम सीरीज डेटा हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट क्रॉस सेक्शनल डेटा। अगर टाइम सीरीज होता तो सिर्फ जुलाई का डेटा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टाइम सीरीज डेटा। Time series data consist of observation on an entity, variable or several variable over time, ठीक है ना। एक वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 3 एंटिटीज का नहीं हो सकता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारे पास इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन का, ठीक है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का ईयर वाइज डेटा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ईयर कर दूँ 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है। और मैं कहूँ पाकिस्तान के इन्फ्लेशन का डेटा, थोड़ा सा मैं इसके साइज को इंक्रीज कर लूँ, आप लोगों की नज़रें भी कमज़ोर है मेरी तरह, ठीक है। अच्छा, दिस इज कंट्री पाकिस्तान,
पाकिस्तान का 4 साल का डेटा फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7%, 8%, 9%, 4% सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2%, 3%, 4%, 5%, 45 पे हम चले गए, फिर तो हम सुपर पावर होंगे। अच्छा, अब ये दो वेरिएबल है, एंटिटी कौन है, पाकिस्तान, ठीक है। एयर वाइज चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम क्या क्या रहे कि डेटा अबाउट इन एंटिटी, ठीक है, वेरिएबल और सेवरल वेरिएबल, ठीक है। अब ये सेवरल वेरिएबल हो गए, अब एंटिटी सेम है। हाँ, एकदम आपने कहा कि भाई इसमें क्या कर ले, इसमें जो है चाइना को भी इंक्लूड कर ले, ठीक है। कि चाइना का ये जो डेटा है 2001, 2004, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे चाइना में इन्फ्लेशन जो है 5 साल हम रहे हैं, हमें कभी भी पता नहीं चला कि चाइना में इन्फ्लेशन आई है, और उसकी रीज़न ये थी कि इन्फ्लेशन आती ही नहीं उधर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, पहले टाइम सीरीज था क्योंकि पाकिस्तान का डेटा था 2004, अब आपने उसमें एक एंटिटी ऐड की, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन अगर डेफिनेशन में देख लो जो लिखा हुआ है एन एंटिटी, एक एंटिटी, अगर यहाँ पे एंटिटीज आपने लिख लिया फिर आपने गलत कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास दो कंट्रीज हो गई, दो एंटिटीज हो गई, ठीक है, दो एंटिटीज। अब ये क्या होगा, ये आपके पास पैनल डेटा होगा, ठीक है। बल्कि अभी तक ये पूल्ड क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, पैनल में नहीं है, ठीक है। जी जी जी, अभी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 2001, 2004 तक पाकिस्तान का डेटा अगर हम अलहदा ले, दिस इज टाइम सीरीज, लेकिन इसके साथ मैं चाइना भी ऐड कर लूँ, देन दिस इज पूल्ड क्रॉस सेक्शन। क्या, पूल्ड क्रॉस सेक्शन। अब मजीद में क्या कर लूँ, ये डेटा 2006 तक लेके जाओ, सपोज कर ले 2005, 2006, ठीक है। 2005 का जो डेटा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें पाकिस्तान इंक्लूड कर लूँ, ठीक है, ठीक है। फिर 2005 का डेटा और 2006 का डेटा, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड कर लूँ, पाकिस्तान, ठीक है, और सॉरी चाइना, ठीक है, चाइना। अब क्या हो रहा है, आपका क्रॉस सेक्शन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, देन वी कॉल इट पैनल डेटा, ठीक है। ये इसके बाद आएगा, लेकिन हम अभी अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, क्रॉस सेक्शन डेटा। और क्रॉस सेक्शन डेटा में अगर मैंने एंटिटी दूसरी कर ली, देन इट नो मोर रिमेन्स अ क्रॉस सेक्शन डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा इज अबाउट वेरिएबल, अ सिंगल वेरिएबल, अबाउट अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, रिलेटेड टू अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एबर्ट लेबॉर्ट्रीज के स्टॉक रिटर्न्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स कौन से हैं, ठीक है, 2016, ठीक है, 2017, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसके स्टॉक रिटर्न्स, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास, दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसके स्टॉक रिटर्न्स, इसका इसका वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है, इसका EBIT, ठीक है, ठीक है, और ईयर। बट अबाउट एबट, इसमें जो ही मैं दूसरी कंपनी इंक्लूड करूंगा, एबट के अलावा मैंने OGD इंक्लूड कर लिया, फिर ये मेरे पास जो है टाइम सीरीज नहीं रहता। एग्जांपल क्या है, बहुत सारा डेटा हमारे पास लाइफ में जो है टाइम सीरीज होता है, ठीक है। पाकिस्तान में मार्केट डिसिप्लिन नहीं है, चाइना में मार्केट डिसिप्लिन है। वहाँ यहाँ पे जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है बहुत सारी, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जो है आर्टिफिशियली कीमतों को मैनिपुलेट कर लूँ, ठीक है। आप देखेंगे कि पोश एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में कीमतें जो है मिलती जुलती है, उनमें भी कमी नहीं आती क्योंकि वहाँ पे मार्केट डिसिप्लिन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल G11 का जो मरकज़ है, रमज़ान में मैं देखता था, वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसे,
तरबूज जो होता था वहाँ पे कितने का किलो है, और उसके साथ ही चौक पे एक बंदा होता था, उसने एक जो है हट सा बनाया होता वहाँ पे बेचा था, उसमें क्या फ़र्क है। अब ये इतनी दूर बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कौन जो जब मार्केट जो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, मार्केट डिसिप्लिन की बात आती है, कि रेट जो है वो कौन इंश्योर करेगा कि इन दोनों का सेम हो, ठीक है। तो ये मुझे मेन वजह नज़र आई, ठीक है। अच्छा, और सवाल किसका था सर? क्रॉस सेक्शन या टाइम सीरीज डेटा? मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। अभी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। टाइम सीरीज डेटा इज अबाउट एन एंटिटी, अबाउट द वेरिएबल्स ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। एक एंटिटी पाकिस्तान है, एक एंटिटी एबट लेबॉर्ट्रीज है। पाकिस्तान मुल्क है, एबट लेबॉर्ट्रीज कंपनी है। मैं कहूँ पाकिस्तान का पिछले 4 साल के लिए इन्फ्लेशन और जीडीपी, ठीक है। मैं कहता हूँ एबट लेबॉर्ट्रीज का पिछले 5 साल के लिए क्या स्टॉक रिटर्न। जो ही मैं इसमें दूसरा मुल्क या दूसरी कंपनी इंक्लूड करता हूँ तो फिर ये टाइम सीरीज नहीं रहता, ठीक है ना। ये कुछ और टाइप बन जाती है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये पूल क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, ये मेरे पास पैनल डेटा भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ में बहुत सारा डेटा हमारे पास क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है। जिस तरह हो गया आपके पास एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डेटा इंक्लूड स्टॉक प्राइसेस, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर पाकिस्तान की देख ले, ठीक है ना, मनी सप्लाई हम हर 21 नॉर्मली हमारे पास हर 21 दिन ऑप्शन होता है कि हम जो है मनी सप्लाई को चेंज कर ले। किस तरह चेंज करते हैं? टी बिल्स इशू करते हैं, ठीक है। टी बिल्स आप लोग को पता होगा, उसके थ्रू स्टेट बैंक जो है मार्केट से पैसा उठा भी सकता है। टी बिल्स बेच के मार्केट से पैसा उठा भी सकता है, और टी बिल जब बेचते हैं तो लोग खरीदेंगे, ठीक है, एसबीपी को पैसा देंगे, ठीक है। और फिर जब एसबीपी क्या करेगा, इन्हीं टी बिल्स को फिर फरोख्त करेगा, फिर क्या होगा, या खरीदेगा लोगों से वापस, तो मार्केट में पैसा आएगा। तो मनी सप्लाई इसी तरह 21 डेज में आप अपना इंटरेस्ट रेट भी चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स हो गया, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, एनुअल होमिसाइड रेट्स होगा, एंड ऑटोमोबाइल सेल्स फिगर्स होगा, ठीक। सो दीज आर सर्टन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जहन में आपकी ये बात हो कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू वेरिएबल्स बट ऑफ ए सिंगल एंटिटी। ये नहीं हो सकता कि दो एंटिटीज आपने कर ली फिर ये पूल क्रॉस सेक्शन बनेगा या फिर ये पैनल बनेगा, जिसको हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि पूल क्रॉस सेक्शन क्या होता है और जो हमारे पास पैनल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई और कंफ्यूजन हो। जी नहीं है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा एग्जांपल जरा देख लेते हैं, ठीक है। एक ही कंपनी है एबट लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 साल का डेटा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिवरेज और इसकी एज कब तक, जब ये रजिस्टर्ड हुई थी स्टॉक एक्सचेंज पे, उस डेट से लेके, ठीक है, आज तक, ठीक है ना। ये खैर ये तो चेंज हो गई है, ठीक है ना। मतलब ये किसी कोई और डेटा था, इसकी एज सेम ही रहेगी अगर आज तक मैं इंक्लूड कर लूँ, ठीक है ना, कि आज तक उसकी एज क्या है, ठीक है। इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहते, बट सिर्फ यू सी के डेटा फॉर एबट लेबॉर्ट्रीज फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, ईयर्स हो गए, फॉर्म आईडी 11 रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। उसका क्या, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, शेयर प्राइसेस। जैसे ही इसमें एक और फॉर्म इंक्लूड करूंगा, इट विल नो मोर रिमेन अ टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा में इसके अलावा क्या हो सकते हैं, ठीक है। A key feature of time series data that makes them more difficult to analyze the cross-sectional data is that economic observation can rarely, if ever, be assumed to be independent across time, ठीक है ना। टाइम सीरीज में सबसे बड़ा मसला जो है, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं, जिसको हम बड़े तफसील से डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम हो तो हम उसको किस तरह टेकल करेंगे। मतलब जब हम रिग्रेशन रन करेंगे और उस पर हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की इशू हो, टाइम सीरीज एनालिसिस जब हम करेंगे तो फिर हम उसको किस तरह टेकल करते हैं। सबसे बड़ा मसला टाइम सीरीज डेटा में यह है कि इसमें एक इफेक्ट होता है जिसको हम रिसेंसी इफेक्ट भी कहते हैं। रिसेंसी इफेक्ट क्या है कि आपका आज का जो डेटा है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस डेटा। वो कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू जो टाइम सीरीज एनालिसिस का है, जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, उसका सबसे, जिसको हम कहते हैं रिसर्च में हम कहते हैं हमारे पास 3 एक्सेस ऑफ ईवल्स है। जिस तरह बुश ने पहले बयान दिया था, अगर आप लोग को याद हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था, कि
दुनिया में ईवल के 3 एक्सेस है, ठीक है ना। अगर हम इसको एक ट्रायंगुलर करार दे तो 3 एक्सेस क्या थे। एक उसमें उसने इंक्लूड किया था नॉर्थ कोरिया और दूसरा ईरान, तीसरे का मुझे पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह रिसर्च में भी हमारे पास 3 शैतान है, ठीक है। एक शैतान जो है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन है, और ऑटो कोरिलेशन मेनली उसका जो हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है ना, वो टाइम सीरीज एनालिसिस में पड़ता है। ऑटो कोरिलेशन है क्या, जब आपकी वेरिएबल में आज का डेटा डिपेंडेंट होता है कल के डेटा पे, दिस इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। जिस तरह इस साल की जीडीपी जो है वो मेरे प्रीवियस साल की, आवाज़ बहुत कम आ रही है, ठीक है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि रिसर्च में नॉर्मली हमारे पास 3 बड़े शैतान है। इसमें एक शैतान जो है उसको हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन, जो रिलेटेड है आपके टाइम सीरीज डेटा से। जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, टाइम सीरीज रिग्रेशन रन करते हैं, ठीक है ना, इफ आवर डेटा हैव दिस प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, अगर हमारा डेटा ऑटो कोरिलेटेड है, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑटो कोरिलेशन में एक डेटा जो है उसमें फाइंड आउट करता हूँ कि इसमें ऑटो कोरिलेशन है कि नहीं, जिसका मतलब ये होता है कि मेरा आज का डेटा प्रीवियस पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको फिर मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। टेस्ट होते हैं, जिस मशहूर टेस्ट है DW, डर्बन वाटसन, ठीक है ना। DW डर्बन वाटसन भी कहते हैं, और एक है DWW डर्बन वाटसन वू, ये मशहूर उसके टेस्ट हैं, जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। वुलड्रिज का भी है, ठीक है, लेकिन जो मशहूर है DW टेस्ट उसे हम कहते हैं, ठीक है, डर्बन वाटसन, ठीक है। अच्छा, टाइम सीरीज डेटा आप लोगों को पता चला, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑटो कोरिलेशन का है कि आपका जो आज का डेटा है प्रीवियस पे क्या होता है, नॉर्मली जो है डिपेंडेंट होता है, और नॉर्मली हम रिग्रेशन जो है रन नहीं करते जब तक हम ये जो इशू है, या हम रिग्रेशन रन करते हैं फिर दूसरे तरीकों के साथ, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन गिवन टाइम सीरीज एंड अ लेग वर्जन ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, जब हम पैनल डेटा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल में आपस में कोरिलेशन तो है कि नहीं है, उसका फैसला हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे करते हैं, ठीक है। मल्टीकोलिनियरिटी हो गया, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन हो गया, एक है हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ठीक है। हेटेरोस्केडास्टिसिटी को अगर आप यहाँ पे उसकी स्पेलिंग भी लिख लें तो वर्ड या पावर पॉइंट कहेगा कि मुझे इसका पता नहीं है, ठीक है। ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी की है, जिसका जो नॉर्मली आपके एरर टर्म से रिलेटेड है। एरर टर्म हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन में, ठीक है। आज ये चैप्टर ख़त्म कर ले क्योंकि आप लोग के सवालात मुझे आगे जाने के लिए छोड़ते नहीं है, ठीक है ना। ये लेक्चर तैयार पड़ा हुआ है आप लोगों का, जो अगला लेक्चर है विच इज़ अबाउट रिग्रेशन, ठीक है, जिसमें हम सिंपल रिग्रेशन जो है वो यूज से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, इसी तरह आपका ऑटो कोरिलेशन का भी कोएफिशिएंट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो आपको बताता है कि टू हाउ मच डिग्री of similarity exists between a given time series and a leg version of itself. For example, ये मुझे बताएगा correlation coefficient कि मेरा अगर ये डेटा है, ठीक है ना, स्टॉक रिटर्न का, ठीक है, ये स्टॉक रिटर्न थे इन टर्म ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, 4%, 5%, 67% तो हो नहीं सकते, ऐसी कोई कंपनी मैंने देखी नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 4, 5, 4, 7% है, ठीक है ना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कि आपका 2017 का डेटा फॉर स्टॉक रिटर्न्स कितना डिपेंडेंट है आपके 2016 का जो स्टॉक रिटर्न है। इस तरह आपका जो 2018 का जो स्टॉक रिटर्न का डेटा है वो कितना डिपेंडेंट है 2017 के। इस तरह अगर 2019 का स्टॉक रिटर्न का डेटा है वो कितना डिपेंडेंट है 2018, मतलब जो बात की है लेग्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ। अगर आप यहाँ पे देख लें लेग्ड वर्जन ऑफ इटसेल्फ, अगर एक वेरिएबल है वो अपने साथ कितना क्या है रिलेटेड है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू आती है, जिस तरह हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आती है, एन ऑटो कोरिलेशन ऑफ +1 रिप्रेजेंट अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाइल एन ऑटो कोरिलेशन ऑफ -1 रिप्रेजेंट अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हमेशा याद रखिएगा कि टाइम सीरीज डेटा कभी भी परफेक्टली नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन शो नहीं करता, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है ऑटो कोरिलेशन होगी, लेकिन अगर 1 के करीब होगी दिस इज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। 0.25 भी हो सकती है, 0.30 भी हो सकती है, 0.40 भी हो सकती है,
सर ऑटो कोरिलेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है? कोरिलेशन इज कोरिलेशन क्या, ऑटो कोरिलेशन इसको क्यों कहते हैं? सबसे पहले ऑटो कोरिलेशन इसको इस वजह से कहते हैं कि एक वेरिएबल का अपने साथ क्या रिलेशनशिप है। मतलब ये स्टॉक रिटर्न है ना, 2017 के स्टॉक रिटर्न क्या ये 2016 के रिटर्न से डिराइव होते हैं या उस पे उसके साथ किसी न किसी हद तक रिलेटेड है। जो कोरिलेशन होते हैं उसमें आप दो वेरिएबल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक रिटर्न है, ये वॉल्यूम ऑफ स्टॉक है, ठीक है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये अगर आपके आईवीज है तो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन जब आप एक वेरिएबल का अपने साथ रिलेशनशिप देखते हैं उसकी प्रीवियस वैल्यू के साथ, लेग्ड वैल्यू, मतलब 2017 का 2016 पे कितनी डिपेंडेंसी है, 2018 का 2017 पे, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप we were discussing autocorrelation. Autocorrelation is the dependence of a variable on the legged value of itself, ठीक है। जिस तरह स्टॉक रिटर्न है, स्टॉक रिटर्न 2017 के स्टॉक रिटर्न का 2016 के साथ क्या रिलेशनशिप है, आर दे डिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं कि टाइम वाइज जो है एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो सकती है, ठीक है ना। जिस तरह अगर किसी कंपनी के स्टॉक रिटर्न प्रीवियस 5 ईयर के साथ इंक्रीज करे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6th ईयर में भी इंक्रीज करे। अगर पिछले 5 दिनों की वजह में इंक्रीज हो गए तो 6 में भी इंक्रीज होंगे। इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेग्ड वैल्यूज एंड द लीड वैल्यूज। लीड वैल्यूज क्या, उससे आगे की जो वैल्यूज है। Such type of phenomena is called autocorrelation, and we measure it through a coefficient which is called autocorrelation coefficient. If it is +1, it means the two values are perfectly correlated with each other. ठीक है? If it is -1, then we say that they are perfectly negatively autocorrelated. Normally जो है it's not possible कि दो वेरिएबल जो है perfectly negatively autocorrelated हो। There must be some sort of autocorrelation because this is the basic nature of time series data. So we cannot altogether wipe out, we cannot altogether eliminate जो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन का फिनोमेना है, ठीक है। सो दिस इज one of the very significant feature of time series data that which we will tackle when we will be talking about time series regression analysis, ठीक है। जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करेंगे then we will tackle the प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन कि हम इसको किस तरह टैकल करेंगे, ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन। नॉर्मली कोरिलेशन से ये क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इन कोरिलेशन नॉर्मली वी try to find out the relationship between two variables, while in autocorrelation we want to see how the value of today of a single variable is related to the value of the same variable yesterday, ठीक है। So we will find it out how we calculate these coefficient +1 and -1 using DW test etc, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के साथ आ सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, डिपेंड्स, ठीक है।
but greater the frequency, greater will be the reliability or validity of your estimation. अगर आप एक regression time series analysis जो है डेली डेटा के साथ रन करते हैं, इट इज़ वे बेटर देन अगर आप उसी को मंथली डेटा से जो है, या आप उसी को बाई मंथली या बाई एनुअली या एनुअली डेटा के साथ, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द डेटा. फॉर एग्जांपल आपका जो जीडीपी है वो क्वार्टरली मेजर होता है, वो डेली बेस पे मेजर नहीं होता कि आज मेरा क्या जीडीपी है, कल क्या है, परसों क्या है, ठीक है. बट स्टॉक रिटर्न्स डेली होते हैं. So for that reason, in stock returns research, you normally use daily data. जब जीडीपी आते हैं, जीडीपी पे आते हैं तो क्वार्टरली डेटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. बाय एनुअल भी यूज कर सकते हैं, एनुअल भी यूज कर सकते हैं. बट ग्रेटर दी फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा, ग्रेटर इज दी एक्यूरेसी, ठीक है. क्योंकि बीच में से आपने ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कर लिए या आपके पास जो एनालिसिस का टाइम फ्रेम था वो ज़्यादा हो गया, ठीक है. बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेरिएबल. आप इस तरह नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास मनी सप्लाई जो है, स्टेट बैंक जो है डेली उसको चेंज करता है. इट्स नॉट पॉसिबल. वो एक पॉलिसी है, ठीक है, जो हर 21 रोज के बाद रिवाइज होती है, ठीक है. हर 21 रिवाइज होती भी है, नहीं भी होती है. फॉर एग्जांपल लास्ट 21 डेज जब पूरे हो गए तो उन्होंने सोचा कि हम इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज लाए या ना लाए, लेकिन वो नहीं लाए, ठीक है. उनको अंदाज़ा हुआ कि बस अभी जितना है इतना काफ़ी है. सो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि जो है डेटा का नेचर क्या है या जो वेरिएबल का नेचर क्या है. मिनी वीकली मंथली इन क्वार्टरली इकोनॉमिक टाइम सीरीज डिस्प्लेज अ स्ट्रांग सीजनल पैटर्न विच कैन बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई इस टाइम सीरीज डेटा में, ऑटो कोरिलेशन के अलावा सीजनल फैक्टर हो गया. क्या हो गया? सीजनल फैक्टर हो गया, ठीक है. उसको भी हम टेकल करते हैं. सीजनल फैक्टर किस तरह हो गया? फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जो आजकल के लिहाज से अगर वो सीमेंट सेक्टर में है तो मेरे ख्याल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी स्टॉक प्राइस काफ़ी आगे जाएंगे, ठीक है. सीजन के लिहाज से एक तो गर्मी के मौसम में आपकी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, और दूसरा अगर आजकल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी देख ले, इट इज़ यू कैन से कंसर्टेड और दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सीजनलिटी, ठीक है, कि किसी सीजन में एक चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है, उसमें या इंक्रीज आ रहा है, उसमें या डिक्रीज आ रहा है, ठीक है ना. तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे, हम डेटा को डिवाइड करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्री सीजन, पोस्ट सीजन, विद इन सीजन. प्री सीजन, पोस्ट सीजन. प्री सीजन क्या? सीजन से पहले. पोस्ट सीजन, सीजन के बाद. विद इन सीजन, सीजन के अंदर, ठीक है. तो एक अपार्ट फ्रॉम ऑटो कोरिलेशन दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीजनलिटी का जो इफेक्ट है, ठीक है. वन सिंपल एग्जांपल माइट बी कंपनीज प्रोड्यूसिंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स माइट सी देयर सेल्स स्काई रॉकेट इन हॉट सीजन एंड लो इन कोल्ड सीजन. सिंपली वो कंपनियां जो फॉर एग्जांपल अगर उनका एक ही प्रोडक्ट है और वो मॉस्किटो रिपेलेंट है, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो सेल्स है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है. लेकिन जब अच्छा, अब सेल जब ज़्यादा होंगे, आपका जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, इट इज़ बेसिकली द पिक्चर ऑफ योर कंपनी, व्हाट इज़ रियली हैपनिंग. मतलब जो इकोनॉमिक रियलिटी है आपकी कंपनी की, अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इट विल बी डिपेक्टेड इन योर स्टॉक रिटर्न. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक खास पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरे साल के उस सीजन में आपकी जो स्टॉक रिटर्न्स है वो भी ज़्यादा हो, ठीक है. ठीक है, कहीं पे मुफ्त तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक दी हैंड सैनिटाइजर सेल्स नाउ इट इज बहुत जो है यहाँ पे उन्होंने महंगा कर दिया है, ठीक है. अच्छा, दिस वाज टाइम सीरीज. नाउ वी कम टू द पूल्ड क्रॉस सेक्शन, ठीक है. पूल्ड क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ठीक है, पूल्ड क्रॉस सेक्शन एक क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल डेटा था जिसमें 3 फर्म थे, आईडी, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, ठीक है. और ये डेटा था उनका 2001 का, ठीक है. टू 2003 का, ठीक है. और फॉर्म्स जो थे, फॉर एग्जांपल फॉर्म नहीं थे, एक और आम सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना. मेरा इलाका है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मैंने एक मेरा इलाका है, गाँव है, गाँव में मैंने 3 घरों का क्या कर लिया, डेटा ले लिया, ठीक है. उनकी जो है क्या कहते हैं, उनका एरिया कितना है, ठीक है. उनका एरिया इन इस तरह कर लेते हैं,
इन स्क्वायर फीट कर ले, ठीक है। उनमें रूम्स कितने हैं, ठीक है। उसमें लोग कितने रहते हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर्स, घर स्क्वायर किलोमीटर्स के हो फिर तो कितनी अच्छी बात होती, ठीक है ना। आप लोग खुद लोग देखे शहरों में लोग कैसे रह रहे हैं ये फ्लैट्स वगैरह में, ठीक है ना। लोगों का दम भी नहीं घुटता, ठीक है। यहाँ पे गांव में तो फिर भी घर काफी एरिया के लिहाज से काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। 3 घर थे, उनका मैंने डेटा लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसमें कितनी रूम्स थे, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी थी, गांव में पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन बन गया, ठीक है। दिस इज क्रॉस सेक्शन फॉर गांव, ठीक है। फॉर गांव 1 क्रॉस सेक्शन, फॉर विलेज 1, ठीक है। विलेज 1, ठीक है। अब घर खत्म हो गया इस गांव में, ठीक है। मैं रिसर्च कुछ कर रहा हूँ हाउस होल्ड, मैं दूसरे गांव में चला गया, ठीक है। दूसरे गांव में भी 3 घर थे, वो मैंने क्या किए। अब ये क्रॉस सेक्शन है अपेरेंटली, अगर आप इसको देख ले दिस इज क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने कहा यार ये रिसर्च में डेटा इंतहाई कम है, ये एक क्रॉस सेक्शन में 3 फर्म है, 3 सॉरी विलेजेस है। मैं जाके किसी और गांव का डेटा उठा लूँ जो मेरे गांव के सिमिलर है, ठीक है ना। उसमें मैंने 3 घर और उठा लिए, ठीक है। ठीक है, 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, ठीक है। उनका सपोज कर ले 2001, 2002 और 2003 का डेटा लिया, ठीक है। और उनका भी यही डेटा लिया, ठीक है। ये उनकी आबादी थी, ठीक है। अब मैंने 2 क्रॉस सेक्शन आपस में मिला लिए, ठीक है। अब ये भी क्रॉस सेक्शन है 3 घरों वाला, ये भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जब आप 2 क्रॉस सेक्शन को मिलाते हैं, जिस तरह हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करता है, कहता है वो एक पूल बनाता है, एक तालाब बनाता है। किस चीज का तालाब बनाता है, लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, फिर उसको इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक तालाब बनाया, उसमें 2 क्रॉस सेक्शनल डेटा रख लिया, एक विलेज 1 से और दूसरा विलेज 2 से। रीजन क्या थी, आपने सोचा कि मेरा डेटा कम है, चलो एक और क्रॉस सेक्शन लेके, ठीक है। पूल्ड क्रॉस सेक्शन में आप देखिए कि एक क्रॉस सेक्शन जो है, मतलब ये सारे क्रॉस सेक्शन है, दिस इज 1 क्रॉस सेक्शन, दिस इज सेकंड क्रॉस सेक्शन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। क्या 2002 में 1 पेयर आया है? नहीं आया है। 1 एक दफा 2001 में आ गया, फिर नहीं आया, फिर 2002 में आया, नहीं आया, 2002 में दूसरा घर है, 2003 में फिर एक और घर है, ठीक है ना। फिर 2001 आया है, वो रिपीट हुआ है, लेकिन क्रॉस सेक्शन रिपीट नहीं हुआ है, एक नया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। 2004, 2005, 2006। बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल में आप लोग, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ एक क्रॉस सेक्शन के साथ, ठीक है। थोड़ी सी हमने गलती की, ठीक है। और वो गलती ये की कि क्या क्रॉस सेक्शन में टाइम चेंज होता है। क्रॉस सेक्शन में जो हमने एग्जांपल जो दी थी, ठीक है ना, दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। टाइम क्या चेंज होता है? नहीं होता ना। देखिए 2001 है तो 2001 में सारे फर्म्स का डेटा, देखिए दिस इज दी एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये 2001 में, ठीक है। डेटा क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम चेंज करा है, हमने गलती की, ठीक है। यहाँ पे क्या, फॉर एग्जांपल ये एक क्रॉस सेक्शन था फॉर 2001, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शन था फॉर 2002, सॉरी फॉर 2001, ठीक है। अगला आपने क्रॉस सेक्शन जो लेके आए, ठीक है, अगले जो 3 क्रॉस सेक्शन लेके आए, 4, 5, 6, वो क्या थे? वो 2002 से थे, ठीक है। फिर आप तीसरे गांव में गए,
ठीक है। तीसरी गांव से भी आपने डेटा लिया, लेकिन वो 2003 का था, 7, 8 और 9, ठीक है, वो 2003 का था, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, 2001 हो गया, 2003 हो गया, ठीक है, 2002 हो गया, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जो है 2001 में आया है और 2002 में भी आया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन सारे डिफरेंट है। आप क्रॉस सेक्शन क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में। ये 2001 का क्रॉस सेक्शन था, ये 2002 का होगा, ये 2003 का होगा, लेकिन क्या इसके साथ ये आईडी भी चेंज हो, आईडी भी रिपीट हो रही है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह नहीं हुआ है कि 9 2003 जी किसने रेस हैंड किया था, तो अगर उसका कोई सवाल है, ठीक है, तो दिस इज पूल क्रॉस सेक्शन। आपने दो पूल इन किए, दो क्रॉस सेक्शन, जस्ट टू इंक्रीज योर डेटा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पूल्ड क्रॉस सेक्शन। अगला हमारे पास क्या है? सर मैंने पूछना ये था कि फर्स्ट क्रॉस सेक्शन में हम लोगों ने 3 हाउसेज लिए, सेकंड में भी 3 और थर्ड में भी 3। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग 4 हाउसेज या 5 हाउसेज, बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल ले लोग सकते इसकी। हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। एक में 50 हाउसेज ले, दूसरे में 150 ले, लेकिन शर्त ये होगी कि टाइम डिफरेंट होगा। जिस जो 50 लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 2001 की है, तो उसके बाद जो दूसरे घर लिए हैं 100, ठीक है, वो 2002 के होंगे, वो रिपीट नहीं हो सकते। अगर 50 का डेटा है तो 2001 का, वो 50 का डेटा 2002 में नहीं आ सकता, ठीक है। ये चीज रिपीट नहीं हो सकती। नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2004 में हम जो है और बढ़ाते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इतने में कर लेते हो, ठीक है। उनका डेटा, ठीक है, फॉर 2003, ठीक है। अब 2003 में आपके पास करेक्ट क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 3 ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 हो गए। तो एक क्रॉस सेक्शन अगर दूसरे क्रॉस सेक्शन के साथ मिलाते हैं, ठीक है, अगर उनमें नंबर ऑफ फॉर्म्स का डिफरेंस हो तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, यू कैन डू इट, ठीक है। इवन जब आप रिग्रेशन रन करते हैं पूल क्रॉस सेक्शन, उसके लिए आप डिक्लेयर भी नहीं कराते कि टाइम वाइज और पैनल वाइज, आप सीधा सीधा रिग्रेशन रन कर लेते हैं। अगर आप के पास कोई पूल क्रॉस सेक्शन है, अगर उसकी आपने रिग्रेशन रन करनी है, तो जिस तरह हम पैनल डेटा के लिए लाजिमात करते हैं, पूल क्रॉस सेक्शन के लिए आप लाजिमात इतने नहीं करते, ठीक है। सिंपली आप क्या करते हैं, रिग्रेस करते हैं। रिग्रेस जो आपका डीवी है और आपके आईवीज है आएगा आगे रिग्रेशन के चैप्टर में, जब हम रिग्रेशन रन करेंगे, देन यू विल सी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अगला है हमारे पास पैनल डेटा, ठीक है। पैनल डेटा क्या होता है? पैनल डेटा में क्रॉस सेक्शन जो है, मैंने कहा कि आप कोई कमांड यूज ना करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने ये रन कर लिया xt सेट कोड 457, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ईयर कर लिया, ठीक है। अब ये पैनल डेटा की कमांड है, ठीक है। इस पे आप ये रिग्रेशन रन करते हैं ना, रिग्रेस जो सिंपल ओएलएस जिसे हम कहते हैं, ये रिग्रेशन मैंने रन की, LEV, ठीक है, साइज, ठीक है, टेंजिबिलिटी, ठीक है। ये पूल क्रॉस सेक्शन रिग्रेशन है, जो सिंपल रिग्रेशन होती है, ठीक है, ये आपने रन की, दिस इज पूल क्रॉस सेक्शन रिग्रेशन, ठीक है, सिंपल, ठीक है। आगे आप इस पे फिक्स इफेक्ट रन नहीं कर सकते, आगे इस पे आप रैंडम इफेक्ट नहीं रन नहीं कर सकते। वो अगर आप रन करेंगे, वो सिर्फ आप पैनल डेटा पे रन कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दीज डेटा सेट्स, कि आपके पास अगर क्रॉस सेक्शन है या पूल क्रॉस सेक्शन है, यू कैन यूज सिंपल ओएलएस, यू कैन नॉट यूज द एडवांस टेक्निक्स ऑफ फिक्स, क्योंकि वो इनके लिए बने नहीं है, ठीक है। कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड इट्स सेल्फ सॉफ्टवेयर जब ये रिग्रेशन रन करता है तो ये पूल्ड वाइज रन करता है, ठीक है। तो कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कि मैं डेटा को डिक्लेयर कर लूँ कि दिस इज माय पूल्ड डेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पैनल डेटा था, व्हाट इज पैनल डेटा? पैनल डेटा इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। ये हमारा पूल्ड क्रॉस सेक्शन था। पैनल डेटा इस तरह हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2001 तक ये क्रॉस सेक्शन हो गया, जब दूसरा क्रॉस सेक्शन स्टार्ट हुआ तो वो भी इन 3 फॉर्म पे मुश्तमिल था, ठीक है। जब तीसरा ईयर शुरू हुआ तो वो भी इन 3 फॉर्म पे था, ठीक है। जब चौथा शुरू हुआ वो भी इन 3 फॉर्म पे था, 1, 2, 3, ठीक है।
यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2003 में आपके पास डेटा ज़्यादा था, ठीक है, आपके पास ज़्यादा फर्म्स का डेटा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब आपके पास क्रॉस सेक्शन रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो क्रॉस सेक्शन 1 था, जो आईडी 1 थी, वो 2001 में भी है, 2002 में भी है, 2003 में भी है, ठीक है ना। आईडी 2 जो है 2001 में भी है, ठीक है, 2002 में भी है, 2003 में भी है, ठीक है। इसी तरह आईडी 3 जो है 2001 में भी है, 2002 में भी है और 2003 में भी है। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड पैनल डेटा, ठीक है। ये सिंपल डिफरेंस क्या था, पूल्ड क्रॉस सेक्शन में आपकी आईडी रिपीट नहीं हो रही है ईयर वाइज, लेकिन पैनल में क्या हो रहा है, आपकी आईडी रिपीट हो रही है, ठीक है। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड पैनल डेटा, ठीक है। एंड देयर आर न्यूमरस ऑप्शन आपके पास पैनल डेटा के एनालिसिस के लिए, बहुत सारे जो है आपके पास ऑप्शन है हाउ टू एनालाइज पैनल डेटा। लेकिन जब डेटा की लिमिटेशन होती है, जिस तरह क्रॉस सेक्शन डेटा है या आपके पास पूल्ड क्रॉस सेक्शन एंड पूल्ड क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन है। बट इन केस ऑफ टाइम सीरीज इन पैनल डेटा यू हैव अबंडेंस ऑफ टेक्निक्स जिस पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूल्ड और क्रॉस सेक्शन की जो एक लिमिटेशन है टाइम वाइज, कि क्रॉस सेक्शन जो है वो तो टाइम वाइज चेंज को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है ना। पूल्ड में क्या हो जाता है, मसला ये हो जाता है कि आपके पास जो है आईडी रिपीट नहीं होती। तो ये जो दो लिमिटेशंस हैं इनकी, ये आपके लिए ऑप्शंस ऑफ एस्टिमेशन क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ डेटा या पैनल होता है या टाइम सीरीज होता है, पैनल टाइम सीरीज, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा नॉर्मली आपके पास ये सर्वे रिसर्च वगैरह में होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डेटा आपके पास पैनल डेटा और टाइम सीरीज होता है। और उनको एनालाइज करने के लिए, उनको उन पे पॉलिसी बनाने के लिए, उन पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या है मेथड्स है फॉर टाइम सीरीज एंड पैनल डेटा कंपेयर टू पूल्ड क्रॉस सेक्शन एंड सिंपल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को इनके बारे में समझ नहीं आई है या कोई सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक है, ठीक है, उसको आप खुद पढ़ भी लें, मैं थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन कराता हूँ। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अल्फाज काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरा ये जब मैं मास्टर में था बैक इन 2011-12, ठीक है ना, तो ये हमारा वाइवा था, ठीक है। मेरा जो पेपर है पब्लिश भी है हालांकि, ठीक है ना। तो एग्जामिनर ने मुझसे सवाल किया था कि इस डेटा में ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। उस टाइम हम नए नए थे, हमें पता नहीं था, मतलब सर समझे कि ज़माना जाहिलियत से था, ठीक है। तो मैंने एग्जामिनर को कहा कि सर डेटा में हेट्रोस्केडास्टिसिटी का प्रॉब्लम था। अब वो वर्ड मैंने सिर्फ सुना था कि ऐसा कोई वर्ड है, ठीक है ना। जो मैं बड़े वर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है उसमें वर्ड्स काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ है बड़ी सिंपल, ठीक है। तो इसी तरह वर्ड्स काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन रिसर्च में उनका जो मतलब होता है, ठीक है। अब एक वर्ड है स्टोकेस्टिक, आप लोग के नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, आप कहेंगे कि ये स्टोकेस्टिक भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसका सिंपल मतलब होता है रैंडम, ठीक है। और यार 30 दफ़ा मैं क्यों अपलोड नहीं किए, ये स्लाइड्स मैंने अपडेट किए, आज ये भी अपलोड कर लूँगा। ये पूरा फाइल आप डाउनलोड कर लिए, पूरा जो कंप्रेस फाइल होता है उसमें सारा पैकेज आप लोग के लिए होता है, स्लाइड्स भी होते हैं, ठीक है। जो काम हमने स्टेटअप भी किया होता है वो भी होता है, जो काम हमने एक्सेल भी किया होता है वो सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है ना। इस तरह नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है काजिलिटी इन द नोशन ऑफ सेट्रस पेरेबस, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि सेट्रस पेरेबस का मतलब क्या होता है? ये एक बड़ा फैंसी लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं इन द फील्ड ऑफ बहुत सारी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सेट्रस पेरेबस का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, इसरार वली ने कहा कि सेट्रस पेरेबस का मतलब होता है एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
नॉर्मली जब हम कोई भी लॉस पेश करते हैं, कोई भी कानून पेश करते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है मेरे ख्याल में कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस the demand for a certain product decreases while keeping all the other things constant. हम क्या कहते हैं कि अगर सारी दूसरी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो हम कहते हैं अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का नीचे आएगा. दिस इज कीपिंग ऑल द अदर थिंग्स कांस्टेंट. ये जो फैंसी सा सेंटेंस है, दिस इज कॉल्ड ceteris paribus. Like ceteris paribus of all the other factors, I conclude that if price increases, the demand for a certain product will decrease. अब वो अदर चीज़ें क्या हो सकती है? अदर चीज़ें हो सकती है आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस. फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, वो महंगा भी हो जाए आप खरीदते हैं. फॉर एग्जांपल अदर चीज़ें क्या हो सकती है? एडवर्टाइजिंग हो सकती है कि आपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर ली लेकिन साथ में जो एडवर्टाइजमेंट थी वो इफेक्टिव कर ली ताकि लोग इसको खरीद सकें. ठीक है. तो दूसरे फैक्टर्स हम क्या करते हैं? सेट पेरिबस रखते हैं और हम कहते हैं कि सिर्फ प्राइस की मौजूदगी में अगर दूसरी चीज़ें नहीं है या ख़त्म है या हम उनको कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो उस प्राइस की मौजूदगी में आपकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है? अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो डिमांड जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. क्या ऐसा पॉसिबल है? हम चीज़ों को सेट्रस पेरिबस रख सकते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, कि हम क्या कर लें कि फॉर एग्जांपल जो हमारा मॉडल था कि लिवरेज इज डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टॉक लिक्विडिटी. ठीक है, मतलब हम ये बात इस तरह कह सकते हैं कि स्टॉक लिक्विडिटी विल डिक्रीज लिवरेज while keeping when stock liquidity will increase, leverage will decrease, keeping all the other things constant. We cannot do this. ठीक है, हम चीज़ों को सेटस पे बस नहीं रख सकते. देर आर ऑलवेज सर्टन थिंग्स. ठीक है, देर आर ऑलवेज अदर थिंग्स विच विल अफेक्ट अवर डीवी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मैं पुलिस का क्राइम रेट पे क्या असर है, मेरे मेरे इलाके में पुलिस का क्राइम रेट पे क्या असर है. तो क्या क्राइम रेट पे सिर्फ पुलिस की जो तादाद है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि पुलिस की अगर तादाद को मैं इंक्रीज करूँ तो क्राइम रेट पे क्या असर पड़ सकता है? इसको सिट्रस पेरिबस रखना काफ़ी मुश्किल होता है. ठीक है ना, मतलब क्राइम के साथ और चीज़ें भी आ सकती है ना. फॉर एग्जांपल इलाके में एजुकेशन भी आ सकती है कि एजुकेशन के साथ क्राइम रेट जो है कम होती है. इलाके में बाकी चीज़ें भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल रिलीजियोसिटी भी हो सकती है कि लोग रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड है या नहीं इंक्लाइंड है. ठीक है, तो जितनी भी स्लाइड्स है इसमें इस बात पे बहस की गई है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप द थिंग्स जो है एंड सिट्रस पेरिबस. for for these reasons we want to go for multiple regression analysis. ठीक है, अगर पॉसिबल होता हम ऐसा करते क्यों है? हम ऐसी बात करते क्यों है जो पॉसिबल नहीं है? ठीक है, क्योंकि हम एक चीज़ ढूंढते हैं जिसका नाम होता है काजेशन. काजेशन क्या है कि अगर किसी चीज़ में कोई चेंज आ रही है तो वो सिर्फ एक चीज़ ने काज की है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डिमांड में कोई चेंज आई है तो वो प्राइस ही ने काज की है क्योंकि मैंने दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रखी. लेकिन इन रियलिटी ऐसा मुमकिन नहीं है. दूसरी चीज़ें चेंज होती है. आप चीज़ों को सेट्रस पेरिबस नहीं रख सकते जस्ट फॉर द सेक ऑफ काजेशन. कि मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को इसी चीज़ ने काज किया है, आई गो फॉर लॉज और उसे मैं सेट्रस पेरिबस की बात करता हूँ. लेकिन जब आप रियलिटी में आते हैं तो आपके पास सेट्रस पेरिबस चीज़ें बरकरार रखना मुश्किल होता है. फॉर दैट रीज़न यू ऑलवेज गो फॉर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. आप क्या करते हैं? एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो है वो उसमें इंक्लूड करते हैं. आप अपने कंट्रोल्स लेते हैं. कंट्रोल्स क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ के अलावा बाकी चीज़ें भी है जो इस चीज़ को इफेक्ट कर सकती है. सिर्फ इसमें जो चेंज आ रहा है सिर्फ ये इस एक फैक्टर की वजह से काज नहीं हो सकता. ठीक है, तो मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई है.
फर्ज किए जाते हैं, सपोज किए जाते हैं, मैं कहता हूँ रियलिटी में जब आते हैं, ठीक है। दो खास तगय्युरात के मबैन वजह और असर के रिश्ते के मुताले में ये खासी अहम है कि इनको मुतासर करने वाले दीगर मुतल्लिका अवामिल स्टेटस वेरिएबल्स के मफरूज़े के ज़रिए मुस्तकिल तौर पर फ़र्ज किए जाते हैं। अब सपोज एक और बात है, जब हम रियल डेटा एनालिसिस में आते हैं, ठीक है, वो दूसरी बात है। हम ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसे सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि हम उन्हें कह दें कि ये चीज़ स्टेटस वेरिएबल्स रख दें और सिर्फ ये बताएं कि इसका इस चीज़ में क्या अमल दखल है। वो हम कर सकते हैं, बट इन रियलिटी हम नहीं कर सकते। रियल में चीज़ें क्या है, रेंडम है। रियल में चीज़ें चेंज होती रहती है। रियल में चीज़ें, आपका जो डीवी है वो मुख्तलिफ अवामिल उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हम इसको स्टेटस वेरिएबल्स रख दें, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टन ट्वीकिंग या सर्टन आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। चीज़ों को जब हम रैंडम छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च करता हूँ कि मेरी रिसर्च है कि ये इक्वल साइजेस ऑफ क्रॉप्स है, प्लाट्स है, इक्वल साइज ऑफ प्लाट्स है, उस पर कुछ फसलें लगी है, उनका साइज इक्वल है, उस पर कुछ फसलें लगी है। मैं उस पर यूरिया का इफेक्ट देखना चाहता हूँ कि प्लांट्स का क्या हो गया, उस पर असर क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि प्लांट्स जो है मैंने लिए, प्लाट्स भी मैंने इक्वल लिए, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक तीन प्लाट्स थे और वो सिमिलर साइज के थे और उसमें फसल भी सेम थी। तो मैंने कहा कि मैंने चीज़ों को सेट्रस पेरिबस रखा है, अब सिर्फ यूरिया का ही मुझे पता चलेगा कि यूरिया का ग्रोथ पे क्या असर है। मतलब एक मेस क्रॉप थी, ठीक है, मेस सब समझते हैं आपके मेस क्या होती है। आपने कहा कि एक ही क्रॉप है और सारे प्लाट्स की साइज सिमिलर है और मैं इन सबको इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिया दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि इनके ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है। मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, मैंने चीज़ों को सेट्रस पेरिबस रखा। लेकिन क्या आप रेन को सेट्रस पेरिबस रख सकते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल उस साल जो है रेन कम हो गई, ठीक है, अब रेन ने ग्रोथ को इफेक्ट किया। आपने तो सोचा कि मैंने चीज़ों को सेट्रस पेरिबस रखा है, बाकी कोई चीज़ इसमें इंक्लूड ही नहीं हो सकती। इक्वल साइज ऑफ प्लाट है, जो जो क्रॉप में स्टडी कर रहे हो वो भी सेम है और उसमें जो चीज़ डाल रहे हो वो भी इक्वल है, ठीक है ना, फिर भी ग्रोथ नहीं हुई। तो कुछ और चीजें थी जो सिट्रस पेरिबस आप नहीं रख सके, और वो क्या थी, फॉर एग्जाम्पल रेन हो गई, ठीक है। तो बेसिक मकसद उसका यही है कि सिट्रस पेरिबस हम बात तो कर सकते हैं। सरदार इलियास, असलान इलियास, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन यूजिंग एग्जांपल्स एंड द इकोनॉमी, ठीक है ना। दोनों के आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिट्रस पेरिबस कर रहे हैं कि आपको बज़ाहिर लगता होगा कि बाकी चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ प्लाट चेंज नहीं होगा, एक ही साइज के प्लाट है, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप्स चेंज नहीं होगी। इवन मेज में भी टाइप हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल ये अच्छा बीज है, ये जो है ख़राब बीज है, या ये इतना अच्छा नहीं है। आपने जो सीड्स थी वो भी सेम रखी। आपके जहन में ये था कि मैंने चीज़ें सिट्रस पेरिबस रखी, बाकी चीज़ें इस पर असरअंदाज नहीं हुई, अब सिर्फ मैं इस पर यूरिया का असर देखना चाहता हूँ, लेकिन रेन डिफरेंट हुई फिर, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जब आपने देखा तो क्रॉप की लोकेशन इस तरह थी कि एक पे रेन ज़्यादा आती थी, एक पे रेन कम आती थी, ठीक है। तो बज़ाहिर तो ऐसा आपको लग रहा था कि मैंने चीज़ सिट्रस पेरिबस की, लेकिन सिट्रस पेरिबस नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको जो चीज़ों को इफेक्ट कर सकती है। आप कोशिश तो करते हैं। सवाल वैसे सिट्रस पेरिबस का ये भी होता है कि आप इस बारे में सोचते क्यों है। आप कोशिश तो करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काजेशन की तरफ जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवामिल ऐसे ना चुड़ूँ जो चेंज हो सकती है, जो इस डीवी में जो है वो चेंज ला सकती है। मतलब जो बात है कि सिट्रस पेरिबस बात आप करती क्यों है, वजह क्या होती है? एक तो मतलब जब आप समझते हैं कि चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो कोशिश है, आपकी जो तगोदो है आपके मॉडल में, वो ऐसी होनी चाहिए कि आप कम से कम फैक्टर रखें, ठीक है। कम से कम फैक्टर ऐसे रखें जो सिट्रस पेरिबस नहीं हो सकता, ठीक है। जिस तरह मैंने क्रॉप की एग्जांपल दी, आपने कोशिश की
कि बाकी फैक्टर्स को मैं इस इक्वेशन से निकाल लूँ, ठीक है। और वो कोशिश क्या की, आपने प्लाट के साइजेस भी इक्वल रखे, आपने प्लाट के जो प्लांट्स जो उगाने थे उनकी किस्म भी सही रखी, लेकिन बकाया कुछ चीज़ें थी जिनको आप इफेक्ट नहीं कर, जिनको आप चेंज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो डिवाइन चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें, तो सिट्रस पेरेबस आपको अपने मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन है उसको सिंपल करने का कहता है कि आप उसको ऐसे तरीके से डेवलप करें कि बाकी जो अवामिल है वो आपके डीवी पे क्या हो, असरअंदाज ना हो, ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप 100% चीज़ें सिट्रस पेरेबस नहीं रख सकते। देर आर ऑलवेज इंस्टांसेस कि आप से एक या दो फैक्टर ऐसे छोड़ जाते हैं जो आपकी डीवी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बात ही थी, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। आप लोग के जो सवालात है, ठीक है, बेशक किया करें, ठीक है, लेकिन स्पीड हमारी काफ़ी कम है। लेकिन फॉर सर अगर एग्जाम्पल हमने सब फैक्टर्स को जो हमारे हैं इफेक्टिव फैक्टर्स को जी सिट्रस पेरेबस रख लिया, तो जी जी उसका फिर हम यानी कि हमारे एनालिसिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिस तरह आपने कहा कि नहीं हम रख सकते, हम कुछ ना कहते कुछ हैं उसमें आ जाते हैं। हम काजेशन की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि सारी चीज़ें मैंने सिट्रस पेरेबस रखी, ठीक है, बिल्कुल, और वो हो भी और गई। मैं और वो हो भी गई, और मैं कहता हूँ कि स्टॉक लिक्विडिटी ने लेवरेज को नेगेटिवली इफेक्ट किया, ठीक है ना। ठीक यहाँ है, पे काजेशन क्या है कि एक चीज का दूसरी चीज को कास करना। यहाँ पे मुझे सही पता है। चलता है कि एक ही फैक्टर था, उसने कास किया, जस्ट कि मैं काजेशन को इंक्रीज कर लूँ। काजेशन क्या है कि मेरा ये जो फैक्टर है मेरे उस डीवी को इफेक्ट करेगा, करेगा ही करेगा। करेगा। इसको इंक्रीज करने के लिए मैं सिट्रस पेरेबस जाने की कोशिश करता हूँ, सिट्रस ठीक है, पेरेबस जाने की कोशिश करते हो, और सिट्रस पेरेबस परफेक्टली आप नहीं हो सकते। सही है। लेकिन सर अब देखें, आपने बहुत से मॉडल्स देखे होंगे जिसके हम्म, अंदर वो एक का दूसरे पे इफेक्ट डालने के लिए बहुत सी चीजों को कांस्टेंट कर दे जाता है। ठीक है, जी ये जी। भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो वो भी हम बेसिकली सेक्टर्स यही कर रहे होते हैं ना, सेक्टर नहीं तो पेरेबस ही कर क्या रहे वो होते हैं। तो क्या वो रियल में कांस्टेंट होते हैं? रियल में तो बेशक कांस्टेंट नहीं होते। नहीं होते ना। यहाँ के जी, फॉर एग्जाम्पल जब मैं प्लॉट की एग्जांपल दे रहा था, मैं रियलिटी को क्या कर रहा था, रियलिटी को सिट्रस पेरेबस की तरफ लेके आ रहा था। लेके जा रहे थे, मैंने ठीक है। कहा कि मैं सिंपल इक्वल साइज के प्लॉट लूंगा, सेम क्रॉप लूंगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें फिर भी थी जिनको मैं नहीं रख सका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सही, आपने कहा बारिश तो होगी, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी जी, पॉसिबिलिटी है कि मेरे एक प्लॉट की लोकेशन ऐसी थी कि उस पर जी, बारिश कम पड़ी और दूसरे पे ज्यादा पड़ी, ठीक है। सही, कुछ ना कुछ मैं कोशिश करता हूँ सिट्रस पेरे पास जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो रियल में चेंज होती रहती है, ठीक है। एक है आर्टिफिशियल कांस्टेंट करना, जिस तरह आपने कहा हम कुछ चीजों में मॉडल में चीजें कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब रियल अप्लाइड रिसर्च में आते हैं, हमारा वास्ता तो रियलिटी के साथ है। अब ठीक है। रियलिटी को आप फिर सिट्रस पेरे बस किस तरह रख सकते हैं, ठीक है। जी वो मेरे को जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर अगर हम किसी के फैक्टर को रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, क्या हम फ्यूचर रिसर्च में इसको मेंशन कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट जो है इस पे स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल को, ठीक है, मैं कांस्टेंट को, ठीक है, लेकिन बेटा रियल जो अप्लाइड रिसर्च है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो सेट्रस वेरिएबल्स, ठीक है। जब हम खासकर सोशल साइंसेस की बात कर लें, ठीक है, हम कुछ चीज़ें जो है क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम साइंटिस्ट हैं, विद इन लेब्स, अपने लेब्स में हम चीज़ों को कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। या एज एन इकोनॉमिस्ट में एक फैक्टर को कांस्टेंट रख सकते हो, लेकिन रियलिटी डिफरेंट होती है। रियल में आप ये कर नहीं सकते, ठीक है। जब रियलिटी में एक चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं, मैंने कहा आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% सिट्रस पेरेबस होना पॉसिबल नहीं है। सो देयर विल ऑलवेज बी मोर देन वन फैक्टर विच विल इफेक्ट योर डीवी। हम कोशिश क्यों करते हैं कि हम फैक्टर्स को कम से कम रखें, ताकि हम काजेशन की तरफ जा सकें, हम इस नतीजे में पहुंच सके कि जो डीवी में चेंज आ रहा है वो हमारे ही इस वेरिएबल की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये जितने कम होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक होगा फिर तो सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है, लेकिन एक हो नहीं सकता। जी मोहम्मद इस्माइल रफ़ीक। जी सर, ये आपने कहा कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, तो रियलिटी में फिर क्या कोई क्राइटेरिया है कि इस हद तक वो चेंज होगा तो ठीक है हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, जैसे आप दिस इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है ना। रियलिटी में तो इमरजेंसी में भी कुछ आ सकता है, ठीक है ना। सही फॉर एग्जांपल कहूँ मेरी सेल्स को मैंने
जो 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 फैक्टर थे मैंने 2 से 3 फैक्टर स्ट्रीमलाइन कर लिए कि ये मेरे सेल्स को इफेक्ट करेगी, लेकिन एकदम कोविड-19 आ गया। अब रियलिटी है कोविड-19 आ गया, मैं उसने मेरी सेल्स ही डिक्रीज कर ली। ठीक है, अब क्या मैं कहूंगा कि मेरे इन फैक्टर्स की वजह से हुई? नहीं, अब एक और फैक्टर आ गया। ठीक है, तो विद इन शॉर्ट टर्म में भी आप चीजों को सेटस पेरिबस रख सके। ठीक है, विद इन शॉर्ट टर्म अगर हम टर्म्स पे आ जाए, विद इन शॉर्ट टर्म देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म रख सके। एक मिनट, नाल इसकी टीम स्टाफ मतलब विद इन शॉर्ट टर्म में भी आप कुछ चीज़ों को सेटस पेरिबस रख कर सके, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बरकरार रखना इसको मुश्किल काम है। जी अकील कियानी जी। सर अकील मैं ये बेटा, कह रहा हूँ कि सर मैं ये कह रहा हूँ कि सेटस पेरिबस अगर किसी में पाया जाता है तो सर इसमें एक रिसर्चर को एरिया ऑफ रिसर्च की तरफ ये चीज़ लेकर जा सकती है कि इसमें यानी वो एरिया ऑफ रिसर्च तो उसे फिर दे रहा है ना सर, अगर सेटस पेरिबस का फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है तो। बिल्कुल दे रहा है, लेकिन अगर आप अचीव कर सके इसे, मैं कह रहा हूँ कि ये अचीव नहीं हो सकता। एक हद तक अचीव हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 40% तक अचीव हो जाए, 50% तक, लेकिन परफेक्टली आप ऐसा कर नहीं सकते कि सारे तो फैक्टर जो है वो अगला रिसर्चर सर, अगला रिसर्चर 60% जा सकता है, 80% जा सकता है ना? बिल्कुल जा सकता है। 80% 90%। फॉर एग्जांपल किसी ने कोशिश की है कि मैं इस चीज़ को सेटस पेरिबस रखूं, तो आप कहें कि अगर इसमें हम ये फैक्टर शामिल कर ले या ये एक्सक्लूड कर ले, हम इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एरिया ऑफ रिसर्च है, एक बड़ी डिबेट है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ी डिबेट है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक।